केदारनाथ धाम मिनी चार धाम में से एक है और ये उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में चमोली जनपद में है। केदारनाथ क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसीलिए यहाँ कई दर्शनार्थी पूरे भारत में से आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ जाने के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कैसे आप सोलो जाकर यानी कि अकेले जाकर केदारनाथ घूम सकते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट हर साल मई महीने में ही खुल जाते हैं और फिर अक्टूबर में दिवाली तक खुले रहते हैं। उसके बाद भारी बर्फबारी के कारण बाकी महीने ये मंदिर बंद कर दिया जाता है और बाकी महीने उखीमठ में शिवलिंग के प्रतिरूप की पूजा की जाती है। केदारनाथ जाने के लिए सबसे बेस्ट महीना मई जून और सितंबर अक्टूबर रहता है, क्योंकि बीच में भारी बारिश होने के कारण यात्रा में अवरोध आ सकता है। इसीलिए जुलाई अगस्त में यात्रा करने का जोखिम ना लें। मैंने ये यात्रा सितंबर से अक्टूबर महीने के दौरान की थी, क्योंकि मई जून का महीना एक पीक सीज़न होता है जिसमें टूरिस्ट और तीर्थयात्री की भरमार रहती है, जिससे आपको हर चीज़ महंगी मिलती है और हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ा हुआ रहता है। सितंबर अक्टूबर महीने में टूरिस्ट की तादाद में कमी आती है और हर चीज़ सस्ते में मिलती है। आप कहीं भी रहते हो, आपको हरिद्वार या ऋषिकेश तक आना ही पड़ेगा ताकि आप इजीली वहां से ट्रिप शुरू कर सकें। अगर आप किसी भी इंडिया के नॉर्थ साइड में रहते हो तो भी आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन फैसिलिटी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप एयरप्लेन से आना चाहते हैं तो देहरादून एयरपोर्ट तक आ सकते हैं और उसके बाद हरिद्वार तक बस या सर्विस के ज़रिए पहुंच सकते हैं। मैं ट्रिप दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं 10 बजे निकल रहा हूँ ताकि सुबह 3-4 बजे तक हरिद्वार पहुँच जाऊँ। दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली बस में मेरा किराया 140 रुपये लगा है। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको नोटिस में बताना चाहता हूँ। केदारनाथ ट्रिप जाने के लिए केदारनाथ क्योंकि एक ठंडी जगह है, सो आप एक जोड़ी गर्म कपड़े यानी कि एक स्वेटर या कंबल ज़रूर रख लें। और वहाँ पर बारिश भी आ सकती है, तो इसलिए छतरी या रेनकोट जैसी बचाव की चीज़ें भी ज़रूर रखें। अपने साथ दवाई की फ़र्स्ट एड किट भी ज़रूर रखें, जिसमें सर दर्द, सर्दी की दवाई और मूव जैसी पेन रिलीफ रब रखें, क्योंकि ट्रिप में पहाड़ों में चढ़ाई उतराई करने से आपके पैरों में दर्द हो सकता है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैश मनी भी रखें और लेकर चलें, क्योंकि सोनप्रयाग के बाद आपको एटीएम बहुत कम मिलते हैं और हर जगह नेटवर्क भी नहीं मिलेगा, सो पेटीएम या दूसरे वॉलेट से आप पेमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाती। इसके अलावा अपने साथ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कुछ भी साथ में रखें, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी होती है। कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी साथ में रखें जो कभी भी आपके काम आ सकती हैं। सुबह के 3-3:30 बजे मैं हरिद्वार पहुंच गया हूं और GMOU का ऑफिस मुझे बंद मिला है, क्योंकि यहां बुकिंग टाइमिंग सुबह 5 बजे के बाद शुरू होती है। अगर आप दूर से हरिद्वार आते हैं तो एक दिन हरिद्वार में रुककर यहां पर याद से आप GMOU की सोनप्रयाग तक जाने वाली बस की बुकिंग करवा लें। पीक सीज़न में बुकिंग के बिना गाड़ी में सफ़र संभव नहीं होता, क्योंकि यात्रियों की भरमार रहती है और सीट्स फुल हो जाती हैं। हालांकि मैं ये ट्रिप सितंबर मंथ में कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे GMO की एक बस खड़ी मिल गई है जिसमें सीट्स खाली थी। ये बस सीधे सोनप्रयाग जा रही है और इसमें हरिद्वार से सोनप्रयाग का किराया है 270 रुपये। 5 बजे के आसपास मेरी गाड़ी हरिद्वार से निकल पड़ी है और ये देखिए कि कैसे माँ गंगा कैसे अविरल बह रही हैं। अगर आप किसी वजह से सीधे सोनप्रयाग की बस ना ले सकें तो आप रुद्रप्रयाग तक टैक्सी कर सकते हैं और उसके बाद आगे टैक्सी करके जा सकते हैं। इसका किराया पीक सीज़न में ज़्यादा रहता है और सितंबर अक्टूबर में कम हो जाता है।
ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद पहाड़ी इलाके शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ मनमोहक पहाड़ी दर्शन भी शुरू हो जाता है, जिनसे दिल खुश हो रहा है। सुबह के वक्त में बादलों की वजह से कोहरा जैसा लग रहा है और माहौल बड़ा ही दिलकश और बढ़िया लग रहा है। साढ़े 7 बजे के आसपास मैं तीन धारा के पास पहुंच गया हूं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ चुका हूँ तीन धारा और यहाँ से देवप्रयाग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ तक आते आते काफ़ी एडवेंचरस फील हो रहा है। ये एक जाना माना बस और टैक्सी स्टॉप है। ज़्यादातर हर बस वाले और टैक्सी वाले यहीं पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और चाय पानी पीते हैं। आधे घंटे के बाद फिर से हमारा सफ़र शुरू हुआ है और हम अब देवप्रयाग की तरफ जा रहे हैं। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं, जिसकी वजह से देवप्रयाग को संगम भी कहते हैं। इसके बाद से ही उन्हें गंगा कहा जाना शुरू किया जाता है। देवप्रयाग की नगरी से निकलकर मेरा सफ़र शुरू हुआ है, जिसमें कई मन मोह लेने वाले प्यारे दृश्य आते रहे और अलकनंदा नदी के साथ साथ ही हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है। इस सफ़र के बीच में ही मलेथा का गांव आया है, जो कि महान वीर माधव सिंह भंडारी का पैतृक गांव है। कहते हैं कि मलेथा में पानी की एक बार कमी हो गई थी और चंद्रभागा नदी का पानी भी पहाड़ की वजह से वहां आ नहीं पाता था, जिस वजह से माधव सिंह ने पर्वत में छैनी हथौड़े से सुरंग या गूल बनाकर मलेथा में पानी लाने का महान कार्य किया था, जिससे मलेथा हरा भरा हो गया था। मलेथा के बाद श्रीनगर आया है, जो कभी गढ़वाली राजाओं के राज्य की राजधानी थी। राजा अजय पाल ने 16वीं शताब्दी में जब गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीत लिया था, तब उन्होंने चांदपुर गढ़ी से बदलकर अपने राजधानी को श्रीनगर में स्थापित कर दिया था। उसके बाद कई राजाओं के लिए यह शहर ही उनकी राजधानी रही। बाद में गोरखा आक्रमण के दौरान ये गोरखों के कब्जे में आया और फिर अंग्रेज़ों और गोरखों के युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों के हिस्से में आया। उसके बाद टिहरी जो प्रांत है वो गढ़वाली राज्य की राजधानी के रूप में सामने आई और श्रीनगर अंग्रेजी शासन का हिस्सा रह गया। बीच में ही रुद्रप्रयाग का स्टॉप भी आया है, जिधर ये देखिए रुद्रप्रयाग के बाजार का एक दृश्य। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, जिससे ये पंच प्रयाग में से एक हो जाता है और इधर से ही असली केदारनाथ की यात्रा शुरू मानी जाती है। प्रयाग शब्द का संस्कृत में मतलब होता है संगम और इस प्रकार के 5 प्रयाग यानी कि 5 संगम क्षेत्र हैं, जैसे कि कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और देवप्रयाग। साल 1926 के आसपास ये जगह तब मशहूर हो गई थी जब 125 लोगों को मारकर खाने वाले नरभक्षी तेंदुए को मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट जी ने इसी शहर में मार गिराया था। इसके बाद की यात्रा शुरू होती है, जो कि जाकर ख़त्म हुई सोनप्रयाग पर, जहां पर बस हमें छोड़ गई क्योंकि ये उसका लास्ट स्टॉप होता है। सोनप्रयाग जो है वो वासुकी नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। यहाँ पर उतरकर हमने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाई, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है और उसका कोई हमें किराया नहीं देना पड़ता। इसके बाद हमने लोकल मैक्सी कैब की और यहाँ से आगे की यात्रा लोकल मैक्सी कैब से की, जिसकी यात्रा का जो किराया था वो 10 रुपये था और फिर इस तरह से हम गौरीकुंड में पहुंच गए। मैंने गौरीकुंड के तप्तकुंड के दर्शन किए हैं और जहां पर गर्म पानी मिलता होता है और अन्य जगहों पर भी मैं घूमा हूं। गौरीकुंड में एक मार्केट है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर ज़रूरत का सामान जैसे कपड़े, दवाई इत्यादि यहाँ पर आराम से मिल जाता है। मैं पहुँच चुका हूँ गौरीकुंड और गौरीकुंड में
मैंने स्टे किया है सुनील होटल और सुनील होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ। ये मेरे होटल का एक व्यू है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये काफ़ी सस्ते में मुझे होटल मिल गया। 300 रुपये में होटल का ये कमरा मुझे मिला है। ये काफ़ी अच्छा रूम है। शायद सितंबर में आने की वजह से मुझे ये इतने सस्ते में मिल गया है। और सुबह मैं तड़के ट्रैकिंग पे निकलूँगा और उसके बाद हम केदारनाथ के लिए निकलेंगे। सुबह 5 बजे से हमने ट्रैकिंग शुरू की, जो कि 14 किलोमीटर लंबी होगी और हमें अब ऊपर मंदिर तक चलते जाना है। रास्ते में मुझे घोड़े और टट्टू की बुकिंग सेंटर भी दिखाई दे रहा है, जहां से आप पालकी या टट्टू करके मंदिर तक जा सकते हैं। पालकी की सवारी 4000 रुपये है सितंबर मंथ में, और पीक सीज़न में ये 4.5 से लेकर 5000 तक चली जाती है। वहीं टट्टू की सवारी जो है वो रेट 2600 रुपये सितंबर मंथ में है, और पीक सीज़न में ये उससे भी ज़्यादा हो जाता है। हालांकि मैं ट्रैकिंग पसंद करता हूं और पैसे बचाते हुए चलना चाहता हूं, इसीलिए मैं पैदल ही ये यात्रा करूंगा। ये देखिए दोस्तों, केदारनाथ का एक झरना। ये बरसाती झरना नहीं है, ये नॉर्मल झरना है और काफ़ी बढ़िया लगा इसे देखकर। रास्ते में मुझे नेचुरल झरने ही झरने दिखाई दे रहे हैं, और इस बात में कोई दो राय या शक नहीं है कि इधर पानी की कभी कोई कमी नहीं रहती है, और आपको कभी कोई बोतल वगैरह केदारनाथ की यात्रा के दौरान खरीदनी नहीं पड़ेगी। आप बहते झरनों से पानी भरकर यहाँ से पी सकते हैं। बस एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जिस झरने से पानी भर रहे हैं वो किसी रास्ते से क्रॉस होकर ना आ रहा हो, क्योंकि रास्तों पर घोड़ों के चलने से गंदगी और गोबर हो जाता है, और इससे झरने का जो पानी होगा उसमें भी वो चीज़ मिल सकती है। तो उसी पहाड़ वाले झरने से पानी भरें जो किसी रास्ते से जुड़ा हुआ ना हो। सैर कर दुनिया की जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। नहीं, नेटवर्क तो नहीं आया, बल्कि आप देख सकते हो कि मेरे वाले में ना उसमें वाईफाई भी नहीं पकड़ रहा। चंदन के उसमें पकड़ रहा है सही, क्योंकि मेरे को लगा सैमसंग का सही पकड़ रहा है। गौरीकुंड से पैदल चलने के बाद सबसे पहले मैं इस ब्रिज पर पहुंचा। यहाँ पर एक पुल घोड़ों और खच्चरों के लिए बना है, और दूसरे पर से आदमी आते जाते हैं। रास्ते में मैंने कई पर्वतीय नज़ारे देखे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जंगली जीव जंतु भी नज़र आ रहे हैं। हमारे गढ़ वाली कुकुर। इसके बाद लगभग 14 किलोमीटर लंबे यात्रा के बाद मैं अंत में केदारनाथ बेस कैंप में पहुंचा हूं, जहां पर मैंने हेलीकॉप्टर उतरते देखे। यह हेलीकॉप्टर सर्विस वाले हेलीकॉप्टर हैं, जो कि फाटा हेलीपैड से यहां आकर उतर रहे हैं। इनके रेट पीक सीजन में 6 से लेकर 7,000 तक होते हैं, और ये पर पर्सन रहते होते हैं, जो कि आपको फाटा से लेकर सीधे यहाँ पर उतारते हैं। अंत में मैं केदारनाथ बेस कैंप में पहुंचा हूं, जहां पर मैंने रात को रुकने के लिए एक होटल का कमरा किराए पर लिया है, जिसका रेट 300 रुपये था। इस होटल में रजाई, कंबल और बिजली की सुविधा है।
मैं शाम को 3-4 बजे पहुंचा हूं और यहां मंदिर में 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, एक फ्री और एक वीआईपी दर्शन। फ्री दर्शन सुबह 5 बजे से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक होते हैं और उसके बाद वीआईपी दर्शन शुरू होते हैं जो कि पेड होते हैं। 5 बजे के बाद अगर आपको दर्शन करने हो तो आपको बाहर से ही दर्शन करने को मिलेंगे, यानी कि जो अंदर शिवलिंग होता है उसके दर्शन आपको 5 बजे के बाद शाम के नहीं हो पाते होते। इसीलिए मैं आज बाहर से दर्शन करूंगा और कल सुबह उठकर जल्दी 5 बजे फ्री में दर्शन करूंगा। एक चीज़ जो बार बार मन को छू लेती है वो है यहाँ पर पल भर में लगने वाली कुएड़ी यानी कि बादल, और बादलों के इन पहाड़ों को ढक लेने के कारण पूरा पहाड़ ही जैसे गायब हो जाता है। केदारनाथ के मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसके बनाने वाले का इतिहास भी अज्ञात है और कोई नहीं जानता कि इस मंदिर को किसने बनाया था। केदारनाथ का अर्थ होता है केदार का स्वामी, और संस्कृत में केदार कहते हैं खेत को। इस जगह को खेत इसलिए कहा गया है क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार यहाँ पुण्यों की खेती की जाती है, सो यह एक पुण्यों का खेत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने स्वर्ग की ओर जाते हुए इस जगह पर रुककर इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में कई साल के लिए ये मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा और फिर 9वीं शताब्दी में इसे आदिगुरु शंकराचार्य ने कतियूर वंशी राजाओं की मदद से ढूंढ निकाला और फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद से ही केदारनाथ और बद्रीनाथ में दक्षिण के पंडित, जिन्हें रावल भी कहा जाता है, वो यहाँ पर मुख्य पुरोहित रहते हैं। पुरोहितों के अलावा यहाँ पर अलग अलग राज्यों के पंडित और साधुजन भी रहते हैं। सन 2013 में आई विध्वंसकारी बाढ़ ने केदारनाथ मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र उजाड़ दिया था, जिसमें यह पूरा इलाका बह गया था। लेकिन एक प्राकृतिक चमत्कार कहें कि एक बड़े शिला, जिसे आजकल भीमशिला कहा जाता है, उसने बीच में आकर मंदिर की इमारत को उजड़ने से बचा लिया और पानी को बीच में से काटकर मंदिर के साइड से निकाल दिया था। केदारनाथ मंदिर के पास में ही दाईं तरफ भैरव बाबा का मंदिर भी है, जिसे अगर आप देखना चाहें तो वहां पर जाके दर्शन कर सकते हैं। भैरव बाबा जब यहाँ कोई नहीं होता तब माना जाता है कि वह क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसके अलावा वह गुफा भी मंदिर के बाईं तरफ है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समय में साधु के रूप में ध्यान साधना की थी। आजकल ये गुफा किसी कारणवश बंद है। केदारनाथ में खाना सिंपल और शाकाहारी है। इसके अलावा थाली के रेट भी कम है, जो कि होटल वाले या अन्य खाने की दुकान से आपको आराम से मिल सकते हैं। अगर आप सितंबर के मंथ में आते हैं तो आपको भीड़ भाड़ कम मिलेगी और रेट भी वाजिब मिलेगा। सुबह उठकर मैंने जल्दी से फ्री दर्शन की लाइन में एंट्री की है और पूजा की थाली भी ले ली है, जिसकी कीमत 100 या 150 रुपये थी। हालांकि अंदर जाने के लाइन अभी भी लंबी ही रहती है सितंबर के मंथ में भी, और अंदर जाते हुए मैं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। आप लोग इस समय ग्लेशियर को पूरी सफाई के साथ देख पा रहे होंगे कि ये कितना क्लियर है। कल शाम के वक्त में ये बादलों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब ये आपको बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमारी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण होती है और इस यात्रा में मुझे मानसिक और शारीरिक शांति का अनुभव हुआ है। यहाँ पर वन साइड दिल्ली से आने में मेरे 1500 रुपये के अराउंड खर्चा हुआ है, जिसमें रहने, खाने और जाने का खर्चा मिलाकर है, जो कि अकेले और नॉर्मल सीज़न में आने के कारण संभव हुआ है।
तो चलो दोस्तों, आज हमारे केदारनाथ से जाने का दिन आ गया है। वैसे हमारा जाने का दिल तो कर नहीं रहा था, पर आप देख सकते हैं अब हम अंतिम दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से अब हम बद्रीनाथ तक जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं।